Welcome to Ashokanand Edu Hub. दिस इज़ योर दोस्त अंकित एंड इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। आज बारी है पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 पर मैं अच्छा प्यार मिला है आप लोगों का, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पहला, वह है आपका समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। अगर पुराने संविधान की बात कर लें तो उसकी बात यहाँ पे चल रही है कि वहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की जो शक्ति है उस पर प्रतिबंध है लगाने के काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में, क्योंकि 20वीं शताब्दी इसलिए क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, ठीक है। जब जब देश आज़ाद हो गए हैं, जब नए देश में जब स्वतंत्र देश में आ रहे हैं, तो वहाँ संविधान जो है वो मानव निर्मित संविधान है, ठीक है। और जब मानव निर्मित संविधान है तो वहाँ पर विशेष अधिकार और विशेष कर्तव्य की बातें की गई, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्त दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं की गहरी खाइयां हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ है और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों में से निपट सके। अगर सरकार को हमको शक्ति देंगे, सरकार को कुछ समर्थवान बनाएंगे, तभी तो वह सरकार क्या करेगी कि वह रूल और रेगुलेशन ऐसे फ्रेम करेगी जिससे कि समाज का और राज्य का कल्याण हो सके। बात समझ में आ रही है? उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, ठीक है। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। बात समझ में आ रही है? तो मतलब सरकार को देनी पड़ेगी शक्ति कि सर आप जातिगत भेदभाव को अगर दूर करना है तो आप एक ऐसा फ्रेम बनाइए, एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशन लेकर आइए जहाँ पे हर तरह के लोगों को समान अधिकार मिले। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान आप पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, दक्षिण अफ्रीका की कहानी, जहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार से नेल्सन मंडेला को प्रोटेस्ट करना पड़ा। याद करो वाला 9 वाली स्टोरी। तो वहाँ पर नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा था गोरे और काले को लेकर। तो एक ऐसा संविधान फ्रेम किया गया जहाँ पर आज इसको नस्लीय भेदभाव को मिटाया जा सका है। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सकें। आज भारत आपके इस संविधान के थ्रू भारत एक ऐसा संविधान बनाया और जिसके थ्रू आज ये खड़ा है अपने सामाजिक आत्मसम्मान के लिए। भारतीय संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान भारतीय संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है, मैंने भी वही बात अभी बताई, जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें यह पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में पाए जाते हैं। हम जनता को मौलिक अधिकार दिए कि जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आपके मौलिक अधिकार नहीं, मतलब मौलिक अधिकार दिए कारण कि आप उस मौलिक अधिकार का प्रयोग करके आप अपना आत्मसम्मान भरा जीवन जी सकते हैं। जहाँ आपके मौलिक अधिकार का विरोध होता है, उल्लंघन होता है, आपके पास अधिकार है कि आप न्यायालय में जाकर उसकी सुनवाई कर सकते हैं। आप समझ में आ रही है? मैं इसको पढ़ूंगा आगे, हर चीज़ को मैं बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, बस आप ये कीजिए, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए।
संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। क्या है? सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करना है जिससे वो जनता की कार्य के लिए, जनता की बातों के, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण जस्टिस सोसाइटी की स्थापना कर सके। ये कहने का मतलब है। संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान है। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का नाम ही नहीं है। वह सरकार की ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह जनता को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों के लिए देखभाल करेगी। ये सरकार का काम है। राष्ट्रीय बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। बिल्कुल, किसी समाज जो होता है, आपको संविधान का ही बुनियादी पहचान है कि उस देश का संविधान कैसा है और संविधान के अनुसार उस देश के लोग किस तरह से जीवन यापन जी रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे, हम पर शासन कौन करेगा, शासित कैसे होंगे, शासितों को क्या अधिकार मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान और सीमितताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। यहीं पर डू एंड नॉट डू का बात कही जाती है। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी सरकार के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हमें सरकारों की अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखेंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा की हैं, मतलब कि एक दूसरे से सिमिलैरिटीज भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप से लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती हैं। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का अगर निर्माण किया जाए, जर्मनी के बारे में बताया जाए तो वह जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। जो जर्मन सोसाइटी के लोग रहेंगे उनको एक अधिकार मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जर्मन नस्ल के बेस पे हुआ है। अब इसको क्लास से 9th में हिस्ट्री में पढ़े हैं चैप्टर को, समझ में आ रहा है। जर्मनी रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशंस में संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति की दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को अधिकारिता के नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर विभिन्न विभिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। अगला, संविधान की सत्ता। हमें संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हमने संविधान द्वारा कुछ किए गए कार्य जो हैं उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। नीचे ये आपको कार्य प्रणाली है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको होमवर्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।
इससे हमको ये पता चलेगा कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है और क्या संविधान न्यायपूर्ण है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। अधिकतर देशों में अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिनमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसा होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। बट यहाँ पे रूल और रेगुलेशंस होते हैं, नियम थियरी होते हैं कि आपको इसी नियम को फॉलो करते हुए काम करना है। ठीक है। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, उसी देश का दस्तावेज जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और नियंत्रण निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, यहाँ पर जो संविधान है वो ओरली संविधान है, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब हम कह सकते हैं संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। हाँ, बात सही है, कुछ ऐसे देश के भी संविधान हैं जो कागज पर ही सिर्फ हैं, उन पर अपना ही रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं, वो वहाँ की सरकारें खुद अपने ही अनुसार नियम और कानून बना रही हैं। तो ये ऐसा करना सही नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है और कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। जिसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब सारे कॉन्सेप्ट को, सारे डॉक्यूमेंट को, सारे अधिकार को अपने हाथों में समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, और जब भी सारी शक्तियाँ किसी एक हाथ में चली जाएगी तो वहाँ पर शक्तियों का दुरुपयोग होना संभव है। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय लोकतंत्र के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली है। बिल्कुल, समय तो आपको दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाने में हमारे देश का संविधान, कई सारे देश संविधान को स्टडी किया है, कई सारे संविधान के कॉन्सेप्ट्स को अपने अकॉर्डिंग, मतलब भारत में क्या अच्छाइयाँ होंगी, भारत में अपनाने से क्या फ़ायदा होगा भारत का, तो इस चीज़ों को दिमाग में रखते हुए और भारत का संविधान का प्रारूप और रूपरेखा तैयार किया है। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। सही बात है, सारे लोग हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के, सभी लोगों को एक साथ लेकर चला। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। यहाँ पर हम सबके लिए लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराए, जिनमें सभी लोग अपनाए जा रहे उस संविधान के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन उसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि वह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने अपने उस प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया।
अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करती है। नहीं, बेहतरीन बेहतरीन स्कॉलर्स थे तुमको उसमें उसमें तुमको मोटिवेटर्स थे, उसमें तुमको क्या बोलते हैं, फिलोसॉफर्स थे, मतलब बेहतरीन बेहतरीन लीडर्स थे। आप इसका नाम आगे भी पढ़िएगा और हम पढ़ते हुए भी आए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे भीमराव अंबेडकर, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जैसे क्या नाम है, सुचित्रा कृपलानी, जैसे हंसा मेहता, जैसे आपको क्या नाम है, सरोजनी नायडू, एसेट्रा एसेट्रा। मतलब बेहतरीन बेहतरीन अपने अपने फील्ड के जानकार लोग उसमें मौजूद थे। तब यहाँ और सबसे पहली बात कि जनता को विश्वास था कि ये जो भी बनाएंगे वो हमारे फायदे के लिए ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का समर्थन उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। मतलब अगर आप जनता जनता की बातों को आप नहीं रख रहे हैं अपने पक्ष में, जनता के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको आप नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तब तो फिर क्या फ़ायदा है। और समझ रही है, यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण ही नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। अभी हम बताएंगे आपको समझना, नेपाल का एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, आप स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिले। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी समान रूपरेखा का समर्थन कर सके? हाँ, बिल्कुल देता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको हाँ में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, एक ऐसा देश का संविधान हुआ जैसे नेपाल का संविधान, यहाँ पर संविधान बदलते ही रहते हैं। ठीक है, मतलब संविधान क्या बुलाया जाए, क्या बताएं यहाँ पर। देखो, निर्माण और विवाद क्या है। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में, 1990 में, और एक बार नया संविधान जो बना है आप लोग को 2014 में भी बना है। ठीक है, लेकिन 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 यह सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। देख लो, नरेश राजा के पास अंतिम शक्तियां हैं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान की राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था की को ही खत्म करने और लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बनना रहना उपयोगी होगा। स्वयं राजा की भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को ऐसी सरकार बनानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों की स्वीकार की थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। देख लीजिए 2015 में नए संविधान को अपनाया गया। अभी वो चल रहा है फिलहाल, आगे क्या होगा भगवान मालिक है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर भारतीय संविधान कैसा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। तो छोटा समूह राजा नरेश ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांटा जाता है कि जिससे कोई एक समूह को संविधान को नष्ट ना कर सके। क्योंकि भारत का संविधान क्या है ना, एक चैन के रूप में है, किसी को भी पर्सनल अधिकार नहीं प्राप्त है, एक चैन के रूप में है। और जब चैन के रूप में शक्तियाँ होती हैं ना, तो सर आप तोड़ नहीं सकते हो चैन को। तो उसी प्रकार का भारत का संविधान है। मैं इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत ही गहराई में जाकर मैं पढ़ाऊँगा। तुम टेंशन नहीं लो, बस तुम मेरे साथ पढ़ते रहो। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर अधिकार ना हो। वही बात मैंने कहा, ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे स्वतंत्रताओं और संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक ऐसा संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। और समझ में आ रही है? अरे भारतीय संविधान को दुनिया का बेहतरीन संविधान है बॉस। वेट अ सेकंड, 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 वेट अ सेकंड। चलिए, संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जिसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रतिक्रियाओं के साथ अपनी कार्यपालिका में लचीलापन का होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा से ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और अन्य नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। जैसे हम अब भारतीय संविधान निर्माताओं की साझेदारी को नवे अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिससे भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। क्यों है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान क्या है ना, लचीला भी है और कठोर भी है। ये क्लास 8 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहा है सिविक्स का, कि भारतीय संविधान की को हम कठोर और लचीला दोनों कहते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, मैं इसका आंसर जानूंगा इस क्लास में, टेंशन नहीं लो। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी संविधान को सत्ता मान्य है, आप इस अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया है विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में मिलेगा। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया है क्या वो विश्वसनीय थे? जैसे भारतीय संविधान के लोगों ने बनाया, तो भारतीय संविधान के लोग विश्वसनीय बिल्कुल थे। इसका उस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में मिलेगा। दूसरा क्या संविधान ने यह सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन कर सकें। इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न यह है आपके पास कि
क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? हाँ, बिल्कुल है। मैं इसका उत्तर दूंगा। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या है? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं भारतीय संविधान कैसे बना इसको नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट को देखूंगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है इसको मैं देखूंगा। संविधान के कामकाज की शैली कैसी है इसको मैं समझूंगा। फिर उसके बाद कार्यविधि इसको करते हुए मैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को समझूंगा, और समझने के बाद संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उनको देखूंगा, और देखने के बाद आपका चैप्टर को करेंगे हम लोग द एंड। उम्मीद है एक पार्ट इसका और आएगा। टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।